Good morning, class. Today we will discuss chapter first, nutrition in plant. This is lecture number second, and the today's topic are other mode of nutrition in plant. Second topic is saprotrophs, and the third one, how nutrients are replenished in the soil. तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक 2 टाइप की न्यूट्रिशन हमने डिस्कस की। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस टाइप की न्यूट्रिशन में वो अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर उनके जो लीव्स है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और उसकी हेल्प से वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनको यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब उसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसको यूज करके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और सम अमाउंट में वाटर वेपर रिलीज करते हैं। फिर लीव्स में हमने पढ़ा कि लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो टाइनी पोर्स हैं लीव्स के अंदर उनको स्टोमेटा कहा जाता है। उसके बाद सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेल द टाइनी बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे जो बेसिक टाइनी यूनिट्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल। सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। द आउटर कवरिंग बॉडी, आउटर जो बाउंड्री है सेल की उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, सेंटर के अंदर उस सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। थोड़ा स्फेरिकल शेप में होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है, लिक्विड टाइप जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ये सेल के बारे में है हमारा। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, और क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होता है ये, और क्या सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ब्लू बॉक्स को रीड करते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि प्लांट्स का जो और भी ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे स्टेम है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लीव्स वो छोड़ के। लीव्स में तो होती ही है। इन ग्रीन स्टेम एंड द ग्रीन ब्रांचेस द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. तो डेजर्ट प्लांट जो है, जिस तरह से कैक्टस है, कैक्टी, उसमें लीव्स नहीं होते। लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। जैसे कांटे होते हैं तो वो कैक्टस के जो स्पाइन्स हैं वो उसके लीव्स ही होते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। बट जो ग्रीनरी पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो होती है कैक्टस की स्टेम। अब स्टेम के थ्रू ही वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो कुछ एक और पार्ट भी हैं लीव्स के अलावा जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है प्लांट्स के अंदर, और वो है उसकी ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन स्टेम। बट सभी प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। कुछ एक प्लांट्स है जिसके अदर पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है
कि ऐसे लीव्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिसको सिंपल हम शुगर भी कह सकते हैं या ग्लूकोज भी कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं, और उसका जो पर्टिकुलर नेम है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रिपरेशन होती है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है और सम अमाउंट में वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं। तो एक इक्वेशन से फोटोसिंथेसिस को हम समझना चाहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर एरो का निशान लगाएंगे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनको यूज करके प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नाउ लुक एट द फिगर 1.2 और उसमें ए बी और सी करे कुछ पार्ट हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट वन इज द लीफ, देन बी पार्ट में सेक्शन ऑफ लीफ। अब सेक्शन ऑफ लीफ को जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह का व्यू उसमें आता है जिस तरह से सेक्शन बी में दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट्स एंड द गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ पे होती है, स्टोमेटा के अराउंड में। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स, और इन्हीं टाइनी पोर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। सी पार्ट में बिल्कुल स्टोमेटा को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि स्टोमेटल ओपनिंग है हमारे पास एंड द गार्ड सेल। तो ये डायग्राम बेटा प्रैक्टिस नोटबुक में आपने ट्राई करना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किसी भी लीव्स के अंदर जो स्टार्च है वो स्टार्च क्या इंडिकेट करता है, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कब बनेंगे, जब फोटोसिंथेसिस होगा। अगर कहीं पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर लीव के अंदर स्टार्च नहीं होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की प्रिपरेशन नहीं होगी। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय भुजो। भुजो एंड पहेली आर द टू कैरेक्टर्स इन एनसीईआरटी बुक। ये आपस में ही क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते रहते हैं। अब भुजो ने क्वेश्चन किया है, भुजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स with deep red, violet or brown leaf. He wants to know whether these leaves also carry a photosynthesis. अब वो ये जानना चाहता है कि कुछ एक लीव्स के अंदर उन्होंने रेड पैचेस या वॉयलेट कलर या ब्राउन कलर के लीव्स देखे, क्या उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेट्स टेक एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, एक ही तरह के दो पोटेड प्लांट हम लेंगे। कीप वन इन अ डार्क, इन ए ब्लैक बॉक्स के अंदर भी हम रख सकते हैं फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। दो पोटेड प्लांट लिए हैं, एक को हमने सनलाइट में रखा है और दूसरे को किसी डार्क रूम में ब्लैक बॉक्स के अंदर हम रख देते हैं नियर अबाउट फॉर 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स के लिए उसको रखेंगे। ठीक है, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में भी आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन से हम टेस्ट करते हैं कि स्टार्च है कि नहीं है। उसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी हम करते हैं, पोटैटो को कट करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर तो स्टार्च होती है तो जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर वहां पे आता है। तो जो ब्लू ब्लैक कलर है, ब्लू या ब्लैक, वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और अगर वहां पे ब्लू ब्लैक कलर ना आए तो मीन्स वहां पे स्टार्च नहीं है। ये सिंपल सा एक टेस्ट होता है स्टार्च को चेक करने के लिए। सो रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पोटेड pot which was earlier kept in dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. अब जो हमने डार्क रूम में जो रखा हुआ था पोटेड प्लांट, उसको हम 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रख देते हैं और आयोडीन टेस्ट फिर से करते हैं। आयोडीन टेस्ट के लिए सिंपल क्या करना होता है, एक लीव्स लेंगे, उसको वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के हम चेक करते हैं। अगर तो कलर आ जाता है ब्लू ब्लैक तो उसके अंदर स्टार्च होती है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो वहां पे स्टार्च नहीं होती। ये सिंपल एक्टिविटी होती है स्टार्च को चेक करने के लिए। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ नोटबुक। द लीव अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल।
अब इस एक्टिविटीज की जो परफॉर्म हम करते हैं, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्रीन लीव्स को छोड़ के जो दूसरे लीव्स थे जिनका कलर ग्रीन नहीं था, उसके अंदर भी क्या था, स्टार्च की प्रेजेंस थी। अब स्टार्च है तो ये क्या इंडिकेट करता है, मींस फोटोसिंथेसिस हुआ है, बट कलर ग्रीन नहीं है। अब क्वेश्चन यही था कि क्या ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे जो कलर्स के जो लीव्स होते हैं, क्या वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होती है? अब इस टेस्ट में तो क्या कंक्लूजन निकल गया है कि हाँ होती है। द लीव्स अदर देन green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and the other pigment mask the green color. अब होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे लीव्स हैं जिसपे रेड कलर है या ग्रीन कलर या ब्राउन कलर है या कोई ग्रीन कलर के अलावा कोई दूसरा कलर है, वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर को ढक लेता है, कवर कर लेता है। मास्क का मीनिंग यही है कि अपर सरफेस पे तो हमें कोई दूसरा कलर दिखाई देगा, बट लोअर सरफेस पे ग्रीन कलर होता है। और अगर ग्रीन कलर है तो वहां पे क्या होगा, वो ग्रीन पिगमेंट भी होगा जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वहां पे हो सकती है। The large amount of red, brown and the other pigment mask the green color. Green color को mask कर लेते हैं। The photosynthesis take place in these leaves also. ऐसे leaves में photosynthesis होती है। You often see slimy green patches in the ponds or stagnant water bodies. पॉन्ड के अंदर या स्टेगनेट वाटर बॉडी जहां पे काफी टाइम के लिए पानी इकट्ठा रहता है, उसको हम स्टेगनेट बॉडी बोलते हैं। तो वहां पे कुछ ग्रीन स्लिमी पैचेस दिखाई देते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाई। तो एक एल्गाई नाम का हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम हिंदी में काई भी बोलते हैं। पानी के जो हमारे पॉन्ड होते हैं जहाँ पे पानी काफी देर के लिए इकट्ठा रहता है, उसके आसपास वो ग्रीन पैचेज बन जाते हैं। ठीक है, एल्गाई उसको हम कहते हैं। कैन यू गेस व्हाई द ग्रीन एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल। अब वो ग्रीन कलर की हैं, क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उनका कलर कैसे हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब वहां पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो मींस एल्गाई भी अपना फूड किसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो एल्गाई कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गाई के पास क्लोरोफिल है, सनलाइट उसको सन से मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी, और वाटर बॉडीज में तो होता ही है, तो इसकी हेल्प से वो अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। The next topic is synthesis of plant food other than carbohydrates. क्या कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट्स कोई और फूड बना सकते हैं? You have just learned that the plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. तो अब तक तो हम ये लर्न कर चुके हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं मोस्टली कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। The carbohydrate are made of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो है वो मेन तीन ही उसमें एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होते हैं। ये तीनों मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। So these are used to synthesize other component of food such as protein and fat. यही आगे मिलके दूसरे कंपोनेंट्स को भी बनाते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रोटीन और फैट्स भी। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जितने भी हमारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन कैसे सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। नाइट्रोजनस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, द सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब नाइट्रोजन प्लांट्स को कहां से मिलती है? तो 6th क्लास में जब एटमॉस्फेयर चैप्टर हमने किया था, तो उसमें हमने स्टडी किया, लर्न किया है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है, 78%। 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। बहुत लिटिल अमाउंट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन जो है वो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे चारों ओर जो गैसेज हैं उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, और प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो वो नाइट्रोजन को भी यूज करके प्रोटीन में चेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, वाटर और
सनलाइट की हेल्प से। सो प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाते, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की प्रिपरेशन भी करते हैं और प्रोटीन उनमें से एक है। So recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. Abundance का मीनिंग होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, भरपूर मात्रा में। तो जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में एयर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। However, plant can not absorb nitrogen in this form. अब प्लांट जो वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे वो? इसके लिए वो क्या करते हैं कि सोयल में जहां पे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स में और सोयल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर से नाइट्रोजन्स को ले लेता है और नाइट्रोजन्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस के अंदर। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस के अंदर अभी जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है इनको प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सोइल हैज certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into soil. तो soil के अंदर एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया राइजोबियम। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेता है और कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में और सोइल के अंदर मिक्स कर देता है। These are absorbed by the plants along with water. वाटर के साथ साथ प्लांट्स इन सब्सटेंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. फार्मर्स क्या करते हैं? किसान खेतों के अंदर यूरिया, डीएपी नाम के ऐसे खाद डालते हैं जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। उनके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के बने हुए सब्सटेंस होते हैं जो नाइट्रोजन से बनते हैं और ऐसे सब्सटेंस को प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. दूसरे constituents के साथ साथ वो अपना nitrogens की भी fulfillment कर लेते हैं। Plants can then synthesize protein and vitamins. तो इस तरह से plants protein और vitamins की preparation करते हैं, synthesize करते हैं। Otherwise तो हम देखेंगे जो प्रोटीन है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, वैसे तो एनिमल से भी मिलता है बट प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन है, विटामिन्स प्लांट्स के अंदर है, मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये प्रिपरेशन कौन करता है इनकी? ये भी तो प्लांट्स ही बनाते हैं। तो जो प्लांट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, इनकी प्रिपरेशंस भी वो करते हैं। तो वो अलग अलग मेथड से वो होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं। पहला तो हमने पढ़ा है ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अब जितने भी हम मोड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के होंगे, क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तो एक ही मोड होता है, एक ही टाइप होता है कि जो प्लांट्स है वो इटसेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट हेटेरोट्रोपिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे? इसके लिए वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लांट अपना फूड देमसेल्फ प्रिपेयर नहीं करेगा, अपने आप प्रिपेयर नहीं करेगा, वो दूसरों पे डिपेंड करेगा। और जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन में, तो वो कहलाती है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो वो फूड कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? नहीं करते हैं वो, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? कहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलेगी? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ह्यूमन और एनिमल की तरह ऐसे प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। तो लुक एट द फिगर 1.5। सो 1.5 में हमारे पास क्या है? लुक एट द 1.5 डायग्राम, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
और साथ के साथ बुक भी बेटा आपने ओपन रखनी है, ठीक है। ये हर रोज मैं नहीं कहूंगा, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप बुक एज इट इज ओपन रखें और साथ के साथ स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो 1.5 जो है हमारे पास वो है कैस्केटा, जिसको हिंदी में हम अमर बेल कहते हैं। तो आपने बहुत सारी ट्री पे इस तरह की येलो कलर की ये पतली पतली बेल टाइप आपने देखी होंगी यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से हमारे चाउमिंग होते हैं उसी तरह के ये कैस्केटा भी होते हैं, बट ये थोड़े से येलो कलर के होते हैं। ये किसी भी दूसरी ट्री पे आपने देखे होंगे, बहुत बहुत सारी ट्री पे ये होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैस्केटा। अब ये कैस्केटा भी एक तरह का प्लांट ही है, बट ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता। ये जिस भी ट्री पे क्लाइम करता है उसी ट्री से न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। तो ये भी एक हेट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। You see the yellow wiry branches structure twining around the stem of the branches of the tree. दूसरे ट्री की ब्रांचेस पे उस पे वो लिपट जाते हैं। This is a plant called cascata. इस प्लांट को हम कैस्केटा बोलते हैं, अमर बेल हिंदी में कहते हैं। It does not have chlorophyll. इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। It take ready-made food from the plant on which it is climbing. जिस भी प्लांट पे ये क्लाइम किए हुए होते हैं वहीं से रेडीमेड फूड वो लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करते हैं वो प्लांट होस्ट कहलाता है। और ये खुद क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे गेस्ट। जिस तरह से हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो जो मेहमान आते हैं वो तो होते हैं गेस्ट, और हम उस टाइम पे कौन सा रोल प्ले करेंगे, होस्ट का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनकी जो खातिरदारी करनी है वो हमने करनी है, उनको खिलाना पिलाना वो हमारी तरफ से होगा। तो हम तो होंगे होस्ट जो उनको खाना खिलाएंगे, और वो इटसेल्फ क्या रहेंगे, गेस्ट। इसी तरह से यहाँ पे जो कैस्केटा है वो तो है गेस्ट, क्योंकि दूसरे प्लांट्स पे है वो, और जिस प्लांट के ऊपर उसने क्लाइम किया है वो पर्टिकुलर प्लांट क्या कहलाएगा, होस्ट। अब कैस्केटा जो अपने न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेगा, होस्ट से लेगा, सारे के सारे होस्ट से। सो अगेन लुक एट द पिक्चर 1.5। So cascada on the host plant पे किसी भी प्लांट पे हो सकते हैं। तो cascada is called parasite। तो पैरासाइट्स यहाँ पे डेफिनेशन होते हैं कि पैरासाइट्स कौन से हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो होस्ट से अपने न्यूट्रिएंट लेंगे, किसी दूसरे प्लांट से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डेराइव करेंगे, खुद कोई भी न्यूट्रिएंट्स की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो द काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम भी पैरासाइट्स की तरह हैं? You should think about it and discuss with the teacher. So Paheli wants to know whether the mosquito, bed bugs, lices and leeches that suck our blood are also parasite. Yes, वो भी क्या है, parasites हैं, bugs हैं, lices हैं, mosquitoes हैं, वो दूसरे एनिमल से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनके ब्लड को शक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स की तरह से ही होंगे, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या ऐसे भी प्लांट्स के बारे में आपने सुना है जो दूसरे एनिमल्स को या इंसेक्ट को खा जाएं? यस, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। तो जो इंसेक्ट को खाते हैं ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये प्लांट भी अपने न्यूट्रिएंट्स खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी इंसेक्ट या दूसरे एनिमल्स को खा के अपने जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको पूरा करते हैं। तो ये भी एक तरह का हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही हुआ, दूसरों से न्यूट्रिएंट लेना। पैरासाइट भी कौन सी न्यूट्रिशन के अंदर आता है, हेट्रोट्रोपिक के अंदर। पैरासाइट्स भी दूसरों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? तो देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। हाँ, कुछ एक प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये कुछ ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट in the figure 1.6. The pitcher like or the jug like structure is the modified part of the leaf. So look at the diagram 1.6. अब एक जग की तरह से आपको दिखाई दे रहा है। It is a pitcher plants. ये क्या करता है, जैसे ही इंसेक्ट इस जग लाइक स्ट्रक्चर में बैठता है, इसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स होते हैं लिक्विड, वो जो इंसेक्ट है उस लिक्विड के अंदर ट्रैप हो जाता है और ये अपने आप को फिर क्लोज कर लेता है जैसे इंसेक्ट इसके अंदर बैठ जाता है, और वो उस लिक्विड के अंदर उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट करेगा तो जितने न्यूट्रिएंट्स उस इंसेक्ट के अंदर होंगे वो सारे के सारे इस प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे।
Such plant may be green or some other colors. Look at the plants. The pitcher-like or the jug-like structure is the modified part of the plants of leaf. Leaf का ही modified part है. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ठीक है? उसका जो mouth है उसको open या close कर सकते हैं. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. उसके अंदर कुछ एक hair like structure होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं. When the insect land on the pitcher, जैसे insect इस pitcher पे बैठता है, the lid close and trap insect get entangled into the hair. जैसे ही कोई भी insect pitcher पे बैठेगा तो ये pitcher क्या करती है, अपने lid को close कर लेगी. एक ढक्कन सा होता है, उस ढक्कन को close करेंगे और उसके अंदर जो hairy like जो structure है, जो hair है, उसके अंदर जो insect है वो capture हो जाता है, फंस जाता है उसके अंदर. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. जो insect है उसके अंदर जो lid है वो अपने आप को close करेगा और insect को पकड़ेगा और उसके अंदर क्या हो जाता है, वो trap हो जाता है. जितने भी nutrients हैं insect के अंदर, अब जो plants है pitcher plants, वो उसको digest करेगा और nutrients को वहां से ले लेगा. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. उसके जो nutrients है वो absorb हो जाते हैं. Such insect eating plants are called insectivorous plants. तो insectivorous plants कौन से रहेंगे? Insect eating plants are known as insectivorous plants. So this is the another type of heterotrophic nutrition. ठीक है, तो ये भी एक heterotrophic nutrition को ही follow करेंगे. जो पैरासाइट्स है वो भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करेंगे. तो यानी कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं. जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते रहेंगे अपने फूड के लिए, तो कौन सी न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे? हेटेरोट्रोपिक. इज इट पॉसिबल दैट द सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो? नो. ऐसा तब होता है जिस पर्टिकुलर सोइल के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कुछ एक न्यूट्रिशन की कमी होती है न्यूट्रिएंट की वहां पे. तो वो पर्टिकुलर प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो फुलफिलमेंट है, उसको वो पूरा करते हैं. तो भूजो इज कंफ्यूज्ड. अगेन भूजो कंफ्यूज ही रहता है. ये फिर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इफ द पिक्चर प्लांट्स इज ग्रीन and carry out photosynthesis, then why does it feed on insect? कि insect पे फिर ये क्यों फीड करता है? ये इसका क्वेश्चन है and it is a good question. कि ग्रीन होने के बाद ये पूरी फोटोसिंथेसिस तो करेगा, तो इसको क्यों जरूरत है, क्यों ये फिर इंसेक्ट को खाएगा? इसका क्वेश्चन यही है कि जो पिक्चर प्लांट है वो ऐसी सोइल के अंदर होता है जहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सभी न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलते हैं. अब फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रिपेयर कर लेगा, सनलाइट से सनलाइट लेगा वो सन से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगी, वाटर मिल जाएगा. ठीक है, तो उनको यूज करके, और ग्रीन कलर का है तो उसके पास क्लोरोफिल भी है. बट इस प्रोसेस से तो सिर्फ क्या बनेगी? कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे. तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसको नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स जो बनाएंगे वो कहाँ से मिलेंगे? अब उसके लिए क्या करता है वो? इंसेक्ट को कैप्चर करता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसेक्ट में, उनसे अपने बचे हुए न्यूट्रिएंट्स की कमी को वो पूरा करता है. तो जहां पे भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल रहेगी तो इस तरह के प्लांट्स वहां पे होंगे. तो ये थे बेटा आज के हमारे टॉपिक. इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूं आज के कौन कौन से टॉपिक हमने किए. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस किस तरह से कैरिड आउट होता है वो हमने डिस्कस किया. इक्वेशन आपने लिखनी है प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर एरो लिखेंगे आप, एरो डाल के उस पर सनलाइट और क्लोरोफिल लिखेंगे, और एरो के जो राइट साइड में लिखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स भी आप लिखेंगे, जो कि बुक में नहीं गिवन है, आप लिख देंगे वाटर वेपर, क्योंकि ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स के थ्रू, तो वाटर वेपर भी जनरेट होते हैं. अगेन जो आपका फिगर है 1.2, ये आप ड्रॉ करेंगे ए बी और सी पार्ट, तीनों पार्ट को. ठीक है, फिगर 1.3
डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस, ये आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से थे, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में कौन सा पढ़ा हमने, पैरासाइट्स, ठीक है। और पैरासाइट्स में एग्जांपल आप याद रखेंगे, कैस्केटा, अमरवेल, ठीक है। कैस्केटा एक तरह का ऐसा प्लांट्स है जो पैरासाइट्स है, ठीक है। और अगर दूसरे पैरासाइट्स आपको याद रखने हैं तो वो रहेंगे बेड बग्स, लाइसिस, ठीक है, लीचीज। तो ये मॉस्किटोज, ये भी दूसरों से ब्लड, उनका ब्लड चूसते हैं, तो एक तरह के पैरासाइट्स ही हैं ये भी। उसके बाद आया हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जो इंसेक्ट को खाएंगे और अपने न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये आज के टॉपिक थे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। आकाश सर,